वैभवपूर्ण अतीत, भारत के वैभवपूर्ण अतीत का जो यानी कि हमारा दूसरा स्रोत हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत जिसको हमने विभाजित किया था 6 भागों के अंदर, जिसका पहला भाग था अभिलेख और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है भाग 9 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 10, और भाग 10 के अंतर्गत हमारे पुरातात्विक स्रोत का दूसरा भाग होगा, और वो दूसरा भाग है कौन सा आपके सिक्के, मुद्राएं एवं मोहरे। देखा हमने यहाँ पर कि जो आपके भाग 10 है, भाग 10 का जो पार्ट सेकंड है वो है पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत का पहला जो भाग था अभिलेख वो हमारा पूरा हो चुका है। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, वो है हमारे सिक्के और मुद्राएं एवं आपके मोहरे। अब हम बात करें यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि जो हमारी सिक्के, मुद्राएं एवं मोहरे हैं उनसे भी हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी काफी मात्रा में मिलती है। अब आप कहोगे कि कैसे मिलती है, तो वो सभी बातें हम यहाँ पर देखेंगे, सभी को हम डिस्कस करेंगे कि उन सिक्कों के माध्यम से हमारे भारतीय इतिहास की जो जानकारी है वो हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है और क्या क्या मिलती है, उन सभी बातों का जिक्र हम यहाँ करेंगे। तो हम सबसे पहले देखें कि सिक्कों पर राजा का नाम, सिक्कों पर राजा का क्या होगा, नाम देखने को मिलता है, राज चिन्ह देखने को मिलता है, उसका धर्म चिन्ह देखने को मिलता है, वह तिथि अंकित होने के कारण उस समय की कुछ विशेष घटनाओं की जो जानकारी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है, सिक्कों से मिलती है। कि सिक्कों का क्या रोल है, सिक्कों का क्या महत्व है, सिक्कों की यानी एक तरह से क्या योगदान है हमारे भारतीय इतिहास में। तो हमने क्या कहा कि जो सिक्के यानी कि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा गढ़वाए जाते थे, बनवाए जाते थे, डलवाए जाते थे, उनके अंतर्गत हमको राजा का नाम मिलता था, राजा का चित्र भी हमको देखने को मिलता था कि हाँ वो राजा था, कि आपका समुद्रगुप्त था तो बोले कि देखने में कैसा था, हैंडसम था नहीं था। उसी प्रकार से हम यह बात करेंगे कि राजा का जो नाम हो गया, राजा का राज चिन्ह हो गया, और राजा का धर्म कौन सा था, कि वो बौद्ध धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था, विष्णु धर्म को मानता था, या वैदिक धर्म को मानता था, या जैन धर्म को मानता था, वो धर्म का चिन्ह भी हमको सिक्कों पे देखने को मिलता है। अब कोई राजा है, अब हमको क्या पता कि राजा ने कब से लेकर कब तक शासन किया, कौन सा राजा कब पैदा हुआ और कौन सा राजा कब मर गया, हमें कैसा पता चलेगा। तो वो जानकारी भी हमें सिक्कों से पता चलती है कि एक राजा जो एक राजकुमार है वो राजकुमार राजा कब बना, राजगद्दी पर कब बैठा और राजगद्दी पे से उतरा कब, यानी कि उसकी मृत्यु कब हुई। ये जानकारी अभी हमें किससे मिलती है, सिक्कों से ही मिलती है। और उसी समय की यानी कि जो हम बात करें तो और भी कई ऐसी बातें होती है जो हमें सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। अब हम बात करें यहाँ पर तो समुद्रगुप्त के सिक्के, सिक्कों के अंदर इन जानकारियों के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका, समुद्रगुप्त का, कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध युग के चिन्ह देखने को मिलते हैं। जो यानी कि समुद्रगुप्त है उसके सिक्कों के ऊपर किसके चिन्ह देखने को मिलते हैं, अपने को अश्व के यानी कि घोड़े के चिन्ह देखने को मिलते हैं। जिसे हमको ये भी पता लगता है कि हाँ भाई उस जमाने के अंदर घोड़े हुआ करते थे, वह अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी भी मिलती है कि हमको यानी कि इसके ऊपर अश्व युग, अश्व यानी कि आपके घोड़ा, युग यानी कि आपकी यज्ञ अग्नि वेदिका, तो वहां पर हमें घोड़े व अग्नि वेदिका की जो साक्ष्य है वो किस पे मिलते हैं, सिक्कों के ऊपर मिलते हैं। जिससे कि हमको ये जानकारी मिलती है कि हाँ उस समय के अंतर्गत यानी कि व्यक्ति था और इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया होगा। अश्वमेध यज्ञ आप सभी जानते ही, जैसे भगवान रामचंद्र ने भी करवाया गया था। और अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है कि यानी कि एक तरफ यज्ञ स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ यानी कि उस राजा का एक जो घोड़ा होता है उसको यानी कि खुले में छोड़ दिया जाता है, और वो जिस सीमा तक यानी कि खुला विचरण करता हुआ चले जाए वो सीमा यानी कि उस राजा की हो जाती है। और अगर बीच में उस घोड़े को अगर किसी ने रोक लिया तो फिर इसका मतलब यानी कि युद्ध वहां पर निश्चित था कि अब यानी कि वो राजा दूसरे राजा से युद्ध करेगा ही करेगा। तो इसी प्रकार के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमको समुद्रगुप्त के सिक्कों से मिलती है। इतना ही नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त था वो संगीत का प्रेमी था, संगीत का ज्ञाता था, और वो खुद यानी कि संगीत पे गाया करता था। अब आप बोलोगे सर कि आपको कैसे पता, आप गए थे क्या देखने वहां पे कि समुद्रगुप्त है, वो बोले कि संगीत का ज्ञाता था या नहीं था, आपने थोड़ी ना सुना उसके गाने। तो हम कहेंगे कि मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हमको समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला और उस सिक्के के ऊपर यानी कि वो हाथ में वीणा लिए हुए है और वीणा को यानी कि वो बजा रहा है।
जिससे हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब उसको वीणा बजानी आती थी। वहीं हम आगे बात करें तो सिक्कों के साथ ही मोहरे, जो हमारे कुछ मोहरे भी होते हैं इसको अपन स्टाम्प में बोलते हैं, तो सिक्कों के साथ मोहरे भी प्रचलित थी। इन पर राजा का नाम, सामंत, पदाधिकारियों, व्यापारियों या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर पर नाम होते थे। जैसे मोहरे की अपनी स्टाम्प होती है, यानी कि अपन सील लगाते हैं, इसको अपन सील भी कह सकते हैं। वो राजा की भी होती थी, सामंत की भी अलग होती थी, पदाधिकारियों की अलग होती थी, व्यापारियों की अलग होती थी। ऐसे सभी व्यक्तियों की अलग अलग यानी कि हमको मोहरे भी यहाँ से प्राप्त हुई है। जैसे हमारी खुद की कोई संस्था है, जैसे मेरी खुद की कोचिंग है, तो कोचिंग के अंदर क्या होगा, यानी कि एक तरह से किसी की भी फॉर्म के ऊपर उसको अटेस्टेड करना है या उसके ऊपर यानी कि उसको कार्ड बनाना है, तो उस पर क्या लगेगी, कोचिंग संस्थान का उसके ऊपर मोहर लगेगी। स्कूल है तो स्कूल की यानी कि इसके ऊपर मोहर लगेगी, तभी यानी कि आपका आई कार्ड बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यानी कि एक तरह से क्या होता था कि आयात निर्यात के लिए या किसी भी प्रकार के यानी कि आपके दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के ऊपर यानी कि एक तरह से उनको स्वीकार कैसे करवाया जाए, तो उनके ऊपर यानी कि जब तक सील नहीं लगेगी तो वो स्वीकार नहीं होंगे, तो यानी कि एक तरह से वो सील यहाँ पर मोहर के रूप के अंदर काम में आती थी। तो सिक्के और मुद्राएं यानी कि एक ही बात हो गई आपके, लेकिन मोहरे जिसको अपन कहेंगे आप एक स्टाम्प के रूप के अंदर। वही आपके बसाड़, जगह का नाम है बसाड़, जो आपके कहां पर पड़ता है, प्राचीन वैशाली के अंदर से हमको 274 यानी कि 274 मिट्टी की मोहरे मिली है। जो मोहरे हैं वो आपकी धातु की भी होती थी, अलग अलग चीजों की भी होती थी, लेकिन यहाँ पर बसाड़ से हमको जो 274 यानी कि मोहरे प्राप्त हुई है वो सिर्फ इसकी आपके मिट्टी की, जो इतिहास की जानने में काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो सिक्के मिले हैं, ये मोहरे मिली है, जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जो जानकारी है वो काफी मात्रा में मिलती है। अब हम यानी कि आपसे ये तो बात हो गई यानी कि एक तरह से सिक्के, मुद्राएं, मोहरे क्या है, उनके डेफिनेशन वगैरह क्या जानकारी मिलती है। लेकिन अगर स्पेशली आपसे यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए कि सिक्कों से प्राप्त जानकारी क्या है, हमारे जो यानी कि एक तरह से भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास की जानकारी सिक्कों से किस प्रकार प्राप्त होती है या सिक्कों से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके कुछ बिंदु है जो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा तिथि क्रम निर्धारण, कि सिक्कों से क्या होगा, एक तिथि होगी वो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी कि एक राजा है जो इस सन के अंदर गद्दी पर बैठा था और इस सन के अंदर वो गद्दी पे से उतरा था, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो हमको पूरी की पूरी जो उसका तिथि क्रम है, उसका जो काल क्रम है, वो किससे मिलेगा, इन सिक्कों से मिलेगा। तो अपन पहला बिंदु हो गया तिथि क्रम का निर्धारण होता है। धार्मिक विश्वास की जानकारी, जब प्राचीन यानी कि राजा होते थे तो राजा अपने सिक्कों के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का यानी कि सिंबल, यानी कि आपके जिस धर्म से वो संबंधित थे, अगर शैव धर्म होगा तो भगवान यानी कि आपके शंकर महादेव की, दूसरा धर्म होगा तो उसकी, जैन धर्म में होगा तो आपके महावीर स्वामी की, बौद्ध धर्म में होगा तो आपके गौतम बुद्ध की। इसी प्रकार से किसी की यानी कि एक तरफ तो राजा खुद अपनी और दूसरी तरफ यानी कि धार्मिक चिन्हों को, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, ओम का चिन्ह हो गया, स्टार हो गया, ऐसे अलग अलग चिन्हों को यानी कि वो अंकित करवाते थे, जिससे हमको उनके धर्म के बारे में जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट है कला पर प्रकाश, कि उस समय की यानी कि आपके, जैसे आज हमारे नोट आते हैं ना, जैसे किसी के ऊपर लाल किला है तो किसी के ऊपर यानी कि एक तरह से आपके अपन कह सकते हैं यानी कि एक तरह से आपके जो चांद बावड़ी है या और भी आपके यानी कि एक तरह से जो नोट है उनके ऊपर आपके अलग अलग यानी कि जो चित्र है, जो हमारी विरासतें हैं, उनको अंकित किया गया है। उसी प्रकार से प्राचीन जो सिक्के हुआ करते थे उनके ऊपर भी उस जमाने की जो यानी कि आपके कला थी, वो कला कैसी हो सकती है, संगीत कला हो सकती है, आपके चित्रकला हो सकती है, आपके मूर्ति कला हो सकती है, लेकिन उनके कुछ चित्र होंगे वो सिक्कों के ऊपर अंकित होंगे, जिससे कि यानी कि आपके प्राचीन कला की जानकारी हमको मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्ट, की व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी, कि हमको उन प्राचीन सिक्कों से व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी भी प्राप्त होती है। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान हमें मिलता है कि जो सिक्के यानी कि एक राजा होगा तो वो उस राजा का जो भी सीमा क्षेत्र होगा, उसका जो भी साम्राज्य होगा, उस साम्राज्य के अंदर उसके ही सिक्के चलेंगे, किसी दूसरे राजा के नहीं। तो जिससे क्या होगा कि हमको उस राजा के साम्राज्य की सीमाओं का पता लग जाएगा कि इस राजा का साम्राज्य कहां से लेके कहां तक है।
क्योंकि जो सिक्के होंगे वो यहाँ से लेके वहां तक होंगे, यानी कि कोई ना कोई एक स्थान से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक होंगे, तो इसका मतलब राजा है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यानी कि वो शासन करता होगा। नवीन तथ्यों का उद्घाटन, कि कोई भी यानी कि उस समय के नवीन तथ्य की कोई भी नवीन कार्य किए गए थे, तो नवीन कार्यों को सर्वप्रथम उन सिक्कों के ऊपर जरूर अंकित किया जाता था, जिससे कि हमें यानी कि ये जानकारी मिलती है कि उस समय के अंदर कोई भी राजा था तो किसी राजा ने अपने समय में क्या करवाया, कि कोई अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, कोई बावड़ी खुदवाई, कोई यानी कि एक तरह से आपकी धर्मशालाएं बनवाई, वो क्या करते थे, उनके चित्र अंकित करते थे। तो वो भी हमको नवीन तथ्यों का उद्घाटन मिलता है। शासकों की रुचियों का ध्यान, कि जो शासक है वो उनकी जो रुचि थी यानी कि उनकी हॉबी, कि जो हमारे राजा महाराजा थे, हमारे रूलर थे, शासक थे, उनकी हॉबीज क्या थी, उनकी रुचियां क्या थी, तो उन रुचियों की जानकारी भी हमको सिक्कों से ही प्राप्त होती है। कि किस राजा को यानी कि संगीत से प्रेम है, तो जैसे हमने कहा था अभी समुद्रगुप्त जो यानी कि हाथ में वीणा लेते हुए वीणा बजा रहे हैं, गायन कर रहे हैं। कोई दूसरा शासक होगा जिसको हो सकता है कि यानी कि उसको पेंटिंग यानी कि उसको चित्र बनाने में रुचि होगी, तो वो क्या कर रहा होगा, यानी कि अपने हाथ से यानी कि कोई भी चित्र पेंटिंग कर रहा होगा, ड्रॉ कर रहा होगा। तो उसी प्रकार से शासकों की रुचियों का भी यानी कि जानकारी हमको मिलती है। किसी के ऊपर यानी कि सिक्के पे यानी कि एक तरफ यानी कि राजा का चित्र, दूसरी तरफ अपने को यानी कि नृत्य करती हुई नृत्यिकाएं दिखाई दे, सिक्के के दूसरी तरफ नृत्य करती हुई नृत्यिका दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि उस राजा को यानी कि नृत्य में यानी कि उसको रुचि है। वही अपन बात करें नेक्स्ट, तो लास्ट इसमें हमको जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है आपको कि इनमें अपने को प्राचीन लोगों के, राजाओं के इनके नाम देखने को मिलते हैं, उनके चित्र देखने को मिलते हैं, और इतना ही नहीं उनका वंशानुकरण यानी कि उनका वंश भी देखने को मिलता है कि पिता का पुत्र कौन था और पुत्र का भी पुत्र कौन था, और उसका भी आगे यानी कि राजकुमार, उसका यानी कि पुत्र उत्तराधिकारी कौन था। इन समस्त बातों की जो जानकारी है वो हमें इन सिक्कों, मुद्राओं और कुम्भरों से ही प्राप्त होती है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे इसी के अंदर आगे कि जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को हमने कुछ भागों के अंदर विभाजित किया है। इन सिक्कों को हमने कुछ भागों के अंदर विभाजित किया है। उन्हीं सिक्कों को हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से वो आपके सिक्के हैं। जिसके अंदर पुरातात्विक स्रोत, जिसका पहला भाग था हमारा अभिलेख, वो हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था सिक्के, मुद्राएं एवं मुहरे, जिसके अंदर भी इसकी डेफिनेशन थी, वो मैंने यहाँ पर देख ली कि सिक्के यानी कि उनसे किस प्रकार से क्या क्या जानकारी मिलती है, और यानी कि सिक्कों का क्या महत्व है, कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है, ये सभी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम आगे यानी कि जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि जो यानी कि आपके प्राचीन समय था, प्राचीन समय में सिक्कों से, कॉइन से हमें जो यानी कि इतिहास की जानकारी मिलती है, उस इतिहास के अंतर्गत यानी कि एक तरह से जो सिक्के थे उनका क्या योगदान था। तो कुछ सिक्कों के हम यहाँ पर टाइप्स बताएंगे, कुछ प्रकार बताएंगे। तो जो सिक्के हैं वो मुख्यतः आपके 4 प्रकार के, जो आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट है आपका गुप्तकालीन सिक्के, सेकंड है आपके पंचमार या आहत सिक्के, थर्ड नंबर पे है स्वर्ण व ताम्र सिक्के, और फोर्थ नंबर पे है लेखयुक्त मुद्रा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चारों के चारों सिक्के हैं, इनसे आपके डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके लिए यानी कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और ये क्वेश्चन आपके बार बार यानी कि पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा गुप्तकालीन सिक्के, इसके अंदर आपको डिटेल से भी पढ़ना है और बिल्कुल माइनर यानी कि बारीकी से भी पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और यही नहीं, आपके जो अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे वहां पर भी यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके गुप्तकालीन सिक्के हैं, तो गुप्त काल के अंदर मुख्यतः 2 सिक्के बनते थे, एक तो आपके सोने के और एक बनते थे आपके चांदी के। लेकिन पूछ लिया जाए कि जो सोने का सिक्का तो सोने का ही होता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे, अब आप बोलोगे कि सर सोने का सिक्के को तो सोने का सिक्का ही बोलेंगे, वहां क्या बोलेंगे, लेकिन नहीं, उस समय के अंदर इनके सिक्के के यानी कि नाम दिए गए थे। तो गुप्त काल में जो सोने का सिक्का था उसको कहा जाता था दिनार। उसी प्रकार से जो यानी कि आपके चांदी के सिक्के होते थे उनको कहा जाता था रूपक। तो उसी प्रकार से इन सिक्कों से यानी कि हमने देखा कि गुप्तकालीन जो सिक्के हैं किस किस के बने हुए, सोने और चांदी के। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है। इन सिक्कों से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इन सिक्कों से शासकों के राज्य का विस्तार, कि राज्य कहां तक फैला हुआ है किसी राजा का, उसका आर्थिक स्तर कैसा है, उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी है, उसका धार्मिक विश्वास यानी कि एक तरह से किस धर्म के अंदर वो विश्वास रखता है, उसकी कला की कौन सी कला के अंदर उसकी रुचि है। हो सकता है वो संगीत का ज्ञाता हो सकता है वो चित्र बनाता हो सकता है उसका यानी कि वास्तुकला के अंदर उसकी रुचि हो, यानी कि वो नई नई इमारतें बनाता हो। तो इन सभी बातों की जानकारी भी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है।
होती है। वही यानी कि विदेशी व्यापार की जानकारी है वो भी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है, क्योंकि जो सिक्के हैं वो जब हमें यानी कि दूसरी कंट्री के अंदर हमारी इंडियन यानी कि जो कॉइन थे, हमारी इंडियन यानी कि एक तरह से मुद्रा थी, भारतीय मुद्रा, वो विदेशों के अंदर दूसरे देशों के अंदर मिली, तो वहां पर हमने यानी कि एक तरह से उससे ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि हमारा भारत जो देश था उसका यानी कि जो दूसरे देश से उनसे व्यापारिक संबंध है वो आज यानी कि मोदी सरकार में नहीं है, आज से काफी प्राचीन यानी कि आपके बहुत प्राचीन समय से यानी कि विदेशी जो संबंध है वो लगातार आपके बनते जा रहे हैं। वही अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पंचमार्क या आहत सिक्का। पंचमार्क यानी कि एक तरह से आपका पंच किया हुआ सिक्का। लेकिन ये पंच किया हुआ सिक्का कैसा होगा, तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो पंचमार्क सिक्का है वो कब से लेके और कब तक। तो ये पंचमार्क सिक्के जो हमको सबसे पहले मिले वो मिले आपके 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। कब से मिले कि जो पंचमार्क के आहत सिक्के हैं वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सबसे पहले यानी कि प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के कि जो 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य में जो हमको सिक्के मिले हैं वो किसके बने हुए थे, आपके चांदी और तांबे के। और उसी के साथ साथ यानी कि इनके ऊपर क्या था, केवल चित्र ही अंकित था, किसी राजा का नाम नहीं था, किसी का यानी कि आपके सन नहीं था, कोई तिथि नहीं थी, कोई आपके यानी कि अलग यानी सिंबल नहीं थे, इनके ऊपर क्या थे, सिर्फ चित्र अंकित थे। और वो चित्र भी कैसे थे, या तो हो सकता है उनके ऊपर किसी पशु का, जानवर का या पक्षी का या तो चित्र अंकित होगा, या फिर किसी पेड़ की, पौधे की टहनियों के चित्र उसके ऊपर अंकित होते थे। सिर्फ वो चित्र अंकित होते थे, वही सिक्के होते थे, उन्हीं सिक्कों को आपके पंचमार्क या आहत सिक्के कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपके स्वर्ण व ताम्र सिक्के। सोने के व तांबे के सिक्के जो यानी कि आपके कब बने गए थे, तांबे के सिक्के हैं वो कब बने, आपके कुषाणों के समय कि कुषाण वंश जिसका सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, कुषाण वंश जिसका सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, उस कनिष्क ने यानी कि सर्वप्रथम यहाँ पर यानी कि सोने के और तांबे के भी यानी कि सिक्के उसने डलवाए, जिनके ऊपर उन्होंने यानी कि एक तरह से अपना नाम अंकित करवाया। नेक्स्ट आपके लेख युक्त मुद्रा है, ये भी कोई, ये भी मुद्रा ही है, ये भी पैसे ही है, लेकिन क्या है, इनके ऊपर यानी कि एक लेख लिखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ यानी कि आपके हो सकते हैं आदेश हो गए, कुछ नियम हो गए, या कुछ आपके ऐसे जो यानी कि नियम होंगे वो इसके ऊपर अंकित है, जिनको यानी कि लेख युक्त मुद्रा कहा गया है। और ये लेख युक्त मुद्रा है वो यानी कि एक तरह से आपके किसके द्वारा, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानियों शासकों की यानी कि जानकारी है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पुरातात्विक स्रोत का जो कंटेंट था यानी कि आपका सेकंड नंबर का कोई सिक्के, मुद्रा एवं आपके यहाँ पर मोहरे, इनको अपन ने यानी कि विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखा, सब कुछ आपके सामने क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया।